Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today I'll discuss about here chapter number 3 बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पर कितने काइंड्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कितने काइंड्स की जो है, कितने एग्जाम के ऑर्गेनिज्म होते हैं. बेसिकली क्या है, 10 मिलियंस, कम से कम जो 10 मिलियंस यानी कि 1 करोड़ है जो काइंड्स की ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पर पाए जाते हैं. और उनमें से सिर्फ जो है 1/3 जो काइंड्स हैं उनका बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, उनका रिकॉर्ड बनाया है. तो इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, इसको बेसिकली बताने का ये मकसद है कि जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो इनको उनकी क्लासिफिकेशन करना कितना डिफ़िकल्ट होगा. तो बायोलॉजिस्ट ने क्या क्या रूल्स अप्लाई किए हैं, क्या क्या मेथड्स किए हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया है उनकी, और उनके ग्रुप्स बनाए हैं. तो ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है. बायोडाइवर्सिटी बेसिकली 2 वर्ड से डिराइव हुई है. बायो एंड डाइवर्सिटी, इसमें 2 वर्ड्स हैं. वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ की वैरायटी और स्पीशीज़ के अंदर जो मौजूद जानदार होते हैं उनकी वैरायटी. मीन्स कि स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ के अंदर जो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के एक जैसे जो होते हैं. तो हमने ये देखना है कि एक स्पीशीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कैट की स्पीशीज़ लगा लें, तो कैट की स्पीशीज़ में उनकी स्पीशीज़ के क्या क्या वैराइटीज़ हैं, और फिर उस स्पीशीज़ में जो कैट होती हैं, आगे फर्दर और भी कैट्स होती हैं, तो हर कैट की क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या उसकी लाइफ स्टाइल रहने का, क्या क्या वो खा सकती हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहती हैं. ठीक है, मीन्स कि एक स्पीशीज़ की स्टडी करना, एक स्पीशीज़ में वैरायटी जो आती है और एक स्पीशीज़ के अंदर जो जानदार होते हैं उनमें जो वैरायटी आती है, तो ये बायोडाइवर्सिटी होती है. अब जो बायोडाइवर्सिटी जो बेसिकली क्या है, जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में जो वैरायटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स, ये 2 वैरायटीज़ हैं. प्लांट्स में आ जाते हैं, कई जो काफ़ी एरियाज़ होते हैं, तो उनमें जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो वैरायटीज़ होती है, वो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के एल्टीट्यूड पे, वहाँ की सॉइल पे, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. मीन्स के कई एरियाज़ होते हैं, तो जो काफ़ी एरियाज़ होते हैं उनमें जो कोई प्लांट रह रहा है, कोई प्लांट्स हैं या कोई एनिमल्स हैं, तो उनकी जो लाइफ होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, उनकी जो लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है वहाँ के क्लाइमेट पे. अगर वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है, वो सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे वो रह सकते हैं. ठीक है, तो फिर वहाँ पे उसकी क्या डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे, वहाँ की आबोहवा पे. तो एनिमल्स जो प्लांट्स जो होते हैं कि अगर किसी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे उसकी डिपेंड करते हैं वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ की एल्टीट्यूड ऊंचाई पे, वहाँ की सॉइल पे, मिट्टी पे, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, और जो दूसरी स्पीशीज़ होती हैं उनकी मौजूदगी पे, उनके प्रेजेंस पे. ठीक है, कि वो जो है उनके लिए हार्मफुल है या उनके लिए बेनिफिशियल है, उन्हें कोई डिफेक्ट तो नहीं करी, उन्हें कोई इन्फेक्ट तो नहीं करती, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, अगर वो स्पीशीज़ उनके लिए कोई डेंजरस नहीं होती, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो रह सकते हैं. ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो हर एरिया में सेम नहीं होती. ठीक है, मीन्स के अगर एक एरिया में बायोडाइवर्सिटी जितनी है तो दूसरे एरिया में भी उतनी नहीं हो सकती. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो पोलर रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितनी वैरायटी होगी स्पीशीज़ की, तो ये असेंशियल नहीं है कि जो अर्थ के किसी और पार्ट में भी उतनी ही वैरायटी हो, वही स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही हो. ठीक है, अब जो ट्रॉपिक्स होते हैं, जो कि गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या वैरायटी होती है, रिचेस्ट. मीन्स के वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशीज़ की. और जो टेम्परेट होते हैं, जब टेम्परेट कौन से इलाके होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे ना ज़्यादा वो गर्म होते हैं, ना वो ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठीक है, मोतदल होते हैं, तो ऐसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं. लेकिन जो पोलर रीजन्स होते हैं, ठंडे इलाके जो होते हैं, वहाँ पे क्या है, सिर्फ चंद स्पीशीज़ पाई जाती हैं. ठीक है, ठंडे इलाके मतलब कि जहाँ पे जो है बर्फ़बारी होती है, जहाँ पे बर्फ़ होती है, तो उस एरियाज़ में जो स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं. नेक्स्ट है 6 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन साल पहले तक ये समझा जाता था, ये कंसिडर किया जाता था कि जो लाइफ है वो बैक्टीरिया और उससे सिमिलर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनी हुई है. ठीक है, लाइफ किससे बनी है, बैक्टीरिया से, और उससे जो मिलते जुलते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ जो है उनसे बनी है. ये 600 मिलियन साल पहले कुछ एविडेंस जो थे उन्होंने
शो किया था कि लाइफ जो है बैक्टीरिया से, उससे सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है स्पीशीज़ की, तो वो हमें क्या करती है, इंसानों को वो खुराक मुहैया करती हैं। अब खुराक कैसे मुहैया करती हैं, क्या कैसे फूड देती हैं उन्हें। फॉर एग्जांपल बहुत से जो प्लांट्स हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, बहुत से प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो जब उन जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी में चेंजेस आएंगे, उनकी वैरायटी बेटरमेंट होगी उनकी वैरायटी में, तो फिर क्या है, ह्यूमंस की जो फूड है उसमें बेटरमेंट आएंगी। तो इसलिए क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स में अगर बायोडाइवर्सिटी आती है या एनिमल्स में बायोडाइवर्सिटी आती है, तो फिर क्या है, वो फूड जो है वो ह्यूमंस की वो इम्प्रूव होती है। अब बहुत से जो एनिमल्स हैं उन्हें भी इंसान जो है खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि बुफेलो हो गया, काऊ हो गया, हैन हो गया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल जो कि इंसान अपनी खुराक के लिए यूज़ करता है, तो अगर उनमें डाइवर्सिटी आएगी, उनमें वैरायटी आएगी, जहाँ प्लांट्स में वैरायटी आएगी, तो फिर क्या है, उसकी जो फूड है ह्यूमंस की, तो उसमें भी बेटरमेंट आएगी। तो इसलिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो क्या है ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, जो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम किस लिए और भी यूज़ करते हैं। एक तो है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस लिए यूज़ किया है, एज अ फूड के तौर पर। अब नेक्स्ट जो वैरायटी जो है बायोडाइवर्सिटी है, तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको मेडिसिन बनाने के लिए, उन्हें ड्रग्स बनाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ड्रग्स जो मेडिसिन जो ड्रग्स बनाने के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, तो ताकि हम उनसे लार्ज क्वांटिटी ले सकें मेडिसिन की और ड्रग्स की। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, तो बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी हम क्या है, एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उन्हें एक मेडिसिन के तौर पे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हम अब इनको हमने क्या है, बायोडाइवर्सिटी को हमने फूड के तौर पे भी ले लिया, उनको मेडिसिन के तौर पे भी ले लिया, उसमें बेनिफिशियल हैं, वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ ज़रूरी हैं। ठीक है, वहाँ पे भी उसकी अहमियत आ गई। अब नेक्स्ट हमने देखना है इंडस्ट्रियल मटीरियल। ठीक है, अब जो है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत में ये भी है कि बायोडाइवर्सिटी जो है अगर वैरायटी उसमें आती है ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में, तो फिर हम क्या है, हम जो हमारी जो इंडस्ट्रियल मटीरियल होते हैं तो उसमें भी बेटरमेंट आती है, उसमें भी वैरायटी आती है। अब इंडस्ट्रियल मटीरियल कौन कौन से होते हैं, बिल्डिंग मटीरियल्स। ठीक है, जो कि हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, जो आपके सरिया वगैरह जो होते हैं, जो ईंटें होती हैं, तो ये उससे भी जो और भी जो चीज़ें होती हैं, तो ये जब हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर ये क्या है, ये बिल्डिंग मटीरियल्स में आ जाते हैं, ये इंडस्ट्रियल मटीरियल में आ जाते हैं। बिल्डिंग मटीरियल्स हो गए फाइबर्स, डाइज, रंग वगैरह जो होते हैं, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव, रबर्स, जो ऑयल्स वगैरह, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल मटीरियल इन्हें हम कहते हैं। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है इसके लिए भी ज़रूरी है, इसमें भी रोल प्ले करती है, बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि जो इको इन्वायरमेंट के जो लिविंग पार्ट्स होते हैं उनका जो इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग पार्ट के साथ जो रिलेशन होते हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं, तो वो क्या इकोसिस्टम में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, उनके साथ जो रिलेशन होता है, जो उसका इंटरेक्शन होता है, तो वो इकोसिस्टम होते हैं। तो इकोसिस्टम को बनाने के लिए और इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकलिंग एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कि हम अपनी बॉडी के अंदर फूड के ज़रिए इनटेक करते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को लिए ज़रूरी होते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी करवाती है और हमें क्या फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है। अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें प्लांट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और उन प्लांट्स को हम बेहतर तरीके से अपनी फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब बायोडाइवर्सिटी का अहमियत क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, तो इसकी हमने ये फर्दर 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर ली है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें इसे एज अ फूड के तौर पे ज़रूरी है, फिर ड्रग्स बनाने के लिए ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल मटीरियल बनाने के लिए ज़रूरी है, और इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए और इकोसिस्टम को बनाने के लिए ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी, और क्या न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के लिए और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।